नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशा कोचिंग सेंटर में। मैं सुमित चौहान। आज जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो आपका फार्म मशीनरी है। ठीक है, तो फार्म मशीनरी में हम जो शुरुआत करेंगे वो हम फर्स्ट टॉपिक की आप मतलब आज शुरुआत करेंगे वो आपका फार्म पावर है। तो हम आज फार्म पावर से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फार्म पावर। तो दोस्तों, फार्म पावर को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर फार्म पावर का यूज क्या है, मतलब व्हाट इज फार्म पावर। तो अगर हम फार्म पावर की बात करें तो द फार्म पावर इज अ पावर विच इज यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस। मतलब कोई भी ऐसी पावर जो डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, उसी को हम बोलते हैं फार्म पावर। देखिए, अगर हम फार्म पावर की लिस्ट की बात करें कि कौन कौन सी फार्म पावर्स होती हैं, तो अगर उसकी हम बात करें तो इसमें फर्स्ट जो फार्म पावर है वो ह्यूमन पावर है। सेकंड, एनिमल पावर। थर्ड, मैकेनिकल पावर। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल पावर। एंड लास्ट वन इज रिन्यूएबल पावर। देखिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर है, इन्हें सोर्स ऑफ फार्म पावर भी कहा जाता है। मतलब जिन सोर्स का यूज हम फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फार्म पावर। तो ये मैंने आपको लिस्ट दी है। इसमें ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर एंड देन इलेक्ट्रिकल पावर एंड लास्ट वन इज रिन्यूएबल पावर। अब देखिए, हमें ये जानना होगा कि इन फार्म पावर्स का हम मतलब ये फार्म पावर्स हम कहाँ परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये जानना भी होगा वो कौन से डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस है जिसमें इन फार्म पावर्स का यूज किया जाता है। तो अगर हम फार्म ऑपरेशंस की बात करें, तो अगर हमें किसी भी फील्ड में क्रॉप को प्रोडक्शन करना है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन अगर हमें करना होगा तो हमें क्या जरूरत होती है, डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा होता है लैंड लेवलिंग ऑपरेशन। मतलब अगर हमारा कोई रॉ फील्ड है और उससे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो हम जो अपना पहला फार्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज लैंड लेवलिंग। ठीक है, हम उस लैंड को लेवल करेंगे जिससे कि हम उसमें क्रॉप को ग्रोन कर सके। तो हमारा फर्स्ट फार्म ऑपरेशन कौन सा हो गया? फर्स्ट फार्म ऑपरेशन हमारा हो गया लैंड लेवलिंग। इस लैंड लेवलिंग के लिए हमें जो भी फार्म इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी या जिस तरीके की भी हमें फार्म पावर सोर्स की जरूरत होगी, ठीक है, तो उसी को हम उन्हीं इक्विपमेंट्स को हम फार्म इक्विपमेंट्स बोल देते हैं, और जो पावर हम यूज करेंगे उसी को हम फार्म पावर बोल देंगे। लैंड लेवलिंग। नेक्स्ट हमारा जो फार्म ऑपरेशन है वो हमारा टिलेज ऑपरेशंस। टिलेज ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट हमारा फार्म ऑपरेशन होता है टिलेज ऑपरेशन। टिलेज ऑपरेशन की हम बात करें तो टिलेज क्या होता है? टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल। टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विच परफॉर्म फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टिलेज है हमारा वो मैकेनिकल मैनिपुलेशन है, सॉइल को मैकेनिकली हमें मैनिपुलेट करना है, मतलब उसे पल्वराइज करना है, उसे टिल्ट करना है, उसका इन्वर्जन करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टिलेज ऑपरेशंस। अब टिलेज ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। अब देखिए, प्राइमरी टिलेज हमें ये जानना है कि प्राइमरी टिलेज क्या है। तो प्राइमरी टिलेज क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड को पहली बार, फर्स्ट टाइम जब हम उसे ओपन अप करते हैं, मतलब उसकी प्लॉइंग करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। ठीक है, और जो इक्विपमेंट इसके लिए यूज करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट्स। सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाउ। जो हम डिफरेंट टाइप के प्लाउ यूज करते हैं, जैसे आपका इंडिजीनियस प्लाउ,
एमबी प्लाव, चीजल प्लाव, डिस्क प्लाव, सब सॉइलर, ये सब क्या है? ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्लाव हैं, और इन्हीं का यूज किया जाता है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये फर्स्टली, पहली बार सॉइल को ओपन अप करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। अब पहली बार जब हम हमें सॉइल को ओपन अप करना होगा, मतलब सॉइल को खोलना होगा, है ना, जिसे हम प्लॉइंग बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हैवी ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। मतलब फार्म, ये मतलब इसमें सबसे ज्यादा फार्म पावर, मतलब आप ये कह सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा। मतलब अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी टिलेज की सेकेंडरी टिलेज से, तो इसे हैवी ऑपरेशंस बोलते हैं और इन्हें लाइटर ऑपरेशंस बोलते हैं। इसमें फार्म पावर का ज्यादा कंजप्शन होता है, इसमें फार्म पावर का कम कंजप्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी टिलेज। अब सेकेंडरी टिलेज की बात करें, तो सेकेंडरी टिलेज का मतलब होता है आफ्टर द प्राइमरी टिलेज, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं सॉइल को, सॉइल की कंडीशनिंग करने के लिए, मतलब उसे पल्वराइज करने के लिए। पल्वराइज का मतलब उसे भुरभुरी करने के लिए, उसका इन्वर्जन करने के लिए, या उसे टिल्ट करने के लिए, उसे पलटने के लिए, या मल्चिंग करने के लिए। सॉइल में डिफरेंट, जब हम प्लॉइंग करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्रॉप रेसिड्यूज जो होते हैं, जो कट हो जाते हैं प्लाव के द्वारा, तो उन्हें मल्च करने की जरूरत होती है सॉइल में। तो उन्हें मल्च करने के लिए हम क्या करते हैं? ये सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इसके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे सेकेंडरी टिलेज की हम बात करें, तो सेकेंडरी टिलेज के क्या ऑब्जेक्टिव हो गए? टू पल्वराइज द सॉइल, टू इन्वर्जन द सॉइल, टू मिक्स द क्रॉप रेसिड्यूज, या मल्चिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज इनटू द सॉइल। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस को हम लाइटर ऑपरेशंस बोलते हैं। ये हल्के ऑपरेशंस होते हैं, और ये हमेशा प्राइमरी टिलेज के बाद परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टिलेज ऑपरेशन। तो टिलेज ऑपरेशन के लिए जिस भी पावर की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम फार्म पावर बोलेंगे। अब नेक्स्ट आपका ऑपरेशन हो जाता है इंटरकल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चर ऑपरेशंस, इंटरकल्चर ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारी क्रॉप बड़ी हो जाती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के वीड्स वगैरह जो होते हैं, या अनवांटेड प्लांट हम जिन्हें बोलते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं। तो उन्हें हमें रिमूव करना होता है। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारे क्रॉप के साथ ही उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। मतलब कहने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उससे हमारी क्रॉप क्या होगी? क्रॉप प्रोडक्शन घट जाएगा, प्लांट हमारे वीक हो जाएंगे। तो हमें जरूरत होती है इंटरकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की। तो इंटरकल्चर ऑपरेशंस में हम डिफरेंट टाइप के वीडर्स हो, हैंड हो, पावर ऑपरेटेड हो, एनिमल हो, इनका हम यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरकल्चर ऑपरेशन। मैं आपको केवल यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ कि हम जो डिफरेंट टाइप के फार्म ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिस पावर की जरूरत होती है, उसी को ही हम फार्म पावर बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको अभी, मैंने आपको पहले फार्म पावर की पूरी लिस्ट दी कि कौन कौन सी फार्म पावर्स के सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्म ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं जिनमें ये परफॉर्म की जाती है, मतलब वो उस पावर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका, अगर हम मैं फार्म ऑपरेशन की बात करूं, तो नेक्स्ट आपका हो जाता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड इरिगेशन। तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और इरिगेशन के लिए जो भी हम पावर का यूज कर रहे हैं, जैसे हम डिफरेंट टाइप के वाटर पंप का यूज कर रहे हैं फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए, है ना। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस के लिए हम माइक्रो इरिगेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, या फिर हम टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग मतलब जो हमारा फर्टिलाइजर है, उसे हम वाटर के साथ मिक्स करके उसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, थ्रू बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेयर। तो ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा हो गया हमारा? फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन जो होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा है, वो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई है, तो उसे हार्वेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के हार्वेस्टर का यूज करते हैं, है ना। जैसे हमारा मोअर, रिपर हो गया, रिपर, रिपर बाइंडर, मोअर, और कंबाइंड हार्वेस्टर। कंबाइंड हार्वेस्टर क्या होता है? जो तीनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है, थ्रेसिंग भी करता है, एंड उसका स्टोरेज भी करता है। तो हार्वेस्टर में, हार्वेस्टिंग ऑपरेशन में क्या हो गया? डिफरेंट टाइप के हार्वेस्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी
फिर कार जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ऑपरेशंस। थ्रेसिंग ऑपरेशंस में जो भी हम आफ्टर द हार्वेस्टिंग हमें क्या करना होता है, क्रॉप को थ्रेस करना होता है। थ्रेस करने के बाद जो हमारा ग्रेन्स है उसे हमें क्रॉप से रिमूव करना होता है, डिटैच करना होता है। तो उसके लिए हम थ्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं। थ्रेसिंग ऑपरेशंस के लिए जो भी हम डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज करते हैं या थ्रेसर यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो एक तरीके से हमारे उसमें फार्म पावर का यूज हो रहा है उसमें भी, मतलब डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल सोर्सेज हो जाते हैं हमारे। जैसे थ्रेसर हो गया, है ना, डिफरेंट, और थ्रेसर में भी डिफरेंट टाइप के थ्रेसर। तो ये जो थ्रेसर है हमारे, ये भी क्या है, एक फार्म पावर, मतलब इसमें भी फार्म पावर का यूज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो भी थ्रेसर हम यूज कर रहे हैं, जैसे इसमें ज्यादातर हम स्टेशनरी पावर का यूज करते हैं, मतलब इसे स्टेशनरी वर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, और लास्ट हमारा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तो देखिए लास्ट हमारा फार्म ऑपरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब हमने क्रॉप को थ्रेस कर लिया, उसके बाद हम उसे जहां भी हमें स्टोर करना होता है वहां पे हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, फार्म पावर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ फार्म पावर्स का, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो फार्म पावर यूज की जाती। हेलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पावर की। व्हाट इज पावर। मैंने आपको बताया था कि फार्म पावर की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले ही जान लेते हैं कि पावर क्या होती है। तो पावर, पी इक्वल क्या होता है, पावर इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। मतलब इसे हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। चूंकि फार्म पावर भी एक पावर है, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि पावर क्या होती है। तो यहाँ पे पावर को मैंने आपको बताया कि पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो वर्क की यूनिट क्या होती है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्क क्या होता है, क्योंकि वर्क की अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आप यूनिट उसकी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम वर्क की बात करें, तो वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल, मतलब वर्क इक्वल फोर्स इनटू, एक मिनट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल लगाकर बल की दिशा में अगर विस्थापन किया जा रहा है, डेट इज कॉल्ड फोर्स, डेट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क, अब देखिए यहाँ पे अब हमें इतना पता है कि वर्क की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से हमें पता लग गई कि वर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको पावर की यूनिट निकालनी है, तो यहाँ पे वर्क की यूनिट हम रख देंगे न्यूटन मीटर पर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या आ गई हमारी, न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब देखिए न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल। क्या बोला जाता है, जूल। तो यहाँ पे वर्क की जो न्यूटन मीटर है उसकी जगह हमने क्या रख दिया, जूल पर सेकंड। तो पावर की हमारी यूनिट क्या हो गई, पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, और इसी को बोला जाता है वाट। तो पावर की हमारी यूनिट क्या हो गई, वाट। अगर हम पावर मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, वाट या जूल पर सेकंड। या हम इसको और मेजर कर सकते हैं किस में, एचपी, हॉर्स पावर। आपने सुना होगा हॉर्स पावर। ठीक है, अब देखिए एक हॉर्स पावर, अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, तो 1 HP हमारी इक्वल होती है 746 वाट। ठीक है, तो ये ये आपका क्या होता है, पावर। तो पावर की हमें कैसे यूनिट निकालनी है ना, और पावर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो ये यहाँ पे मैंने आपका क्लियर किया है कि पावर
जो है उसे वाट में भी मेजर कर सकते हैं और एचपी में भी। और यहाँ पे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपका फार्म पावर है। तो फार्म पावर में हम जब फार्म पावर को मेजर करेंगे तो वो हम या तो वाट में मेजर करेंगे, वाट बोले तो इसे वाट को किलोवाट में भी हम कर सकते हैं। अगर इसमें थाउजेंड से अगर हम मतलब थाउजेंड अगर 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 किलोवाट, है ना? तो अगर वाट को किलोवाट में बदलना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोवाट हम मतलब उसका यूनिट कन्वर्जन हम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वाट मतलब किलोवाट। तो हम फार्म पावर को किलोवाट में भी मेजर कर सकते हैं और हॉर्स पावर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना फार्म पावर की तरफ चलते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक था ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर, इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ह्यूमन पावर, आपको पता है कि कोई भी फार्म ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन पावर यूज की जाती है, मतलब जो ह्यूमंस जो अपनी पावर जो अप्लाई करते हैं किसी भी फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे ह्यूमन पावर बोलते हैं। अब देखिए ह्यूमन पावर में जो फैक्ट है वो ये है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है तो वो कितने एचपी पावर जनरेट कर सकता है। तो वन ह्यूमन कैन डेवलप द 0.1 HP, 0.1 HP पावर। मतलब एक जो नॉर्मल मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य जैसा बोला जाता है, वो 0.1 HP पावर जनरेट कर सकता है, उसी को बोलते हैं ह्यूमन पावर। और अगर हम बात करें अगर 10 ह्यूमन है तो वो कितनी पावर जनरेट करेंगे? 1 HP। तो जो जो 10 ह्यूमन है वो किसके बराबर हो गए? 1 HP के, मतलब उनकी पावर कितने के बराबर हो गई? आपका 1 HP के इक्वल। तो ये क्या हो गई? ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर का मतलब मैनुअल पावर, कोई भी फार्म वर्क जो मतलब ह्यूमन द्वारा किया जा रहा है या मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? ह्यूमन पावर। तो आपको याद ये रखना है कि एक ह्यूमन कितनी पावर जनरेट कर सकता है? 0.1 HP पावर। और ये जो हम मेजर करते हैं ये 8 to 10 आवर्स के लिए मेजर करते हैं, आवर्स पर डे। कि अगर वो एक दिन में 8 से 10 घंटे काम कर रहा है तो वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है? 0.1 HP। और अगर हम 10 ह्यूमन की बात करें तो 10 ह्यूमन कितनी पावर जनरेट करेंगे? 1 HP। ये तो हो गई आपकी ह्यूमन पावर। अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी दूसरी पावर, दूसरी फॉर्म पावर की अगर हम बात करें तो सेकंड आपकी है एनिमल पावर। देखिए एनिमल पावर की अगर हम बात करें तो एनिमल पावर का मतलब तो आप समझ रहे हो, मतलब एनिमल पावर क्या होती है? कोई भी फार्म ऑपरेशन जो एनिमल के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है उसी को हम एनिमल पावर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, इसमें जो फैक्ट आपको जानना है वो ये है कि वन बुलक कैन डेवलप दी 0.5 HP, 8 to 10 आवर्स इन ए डे। एक बुलक जो है वो कितनी पावर डेवलप कर सकता है? वन बुलक कैन डेवलप दी कितनी फार्म पावर, मतलब कितनी पावर डेवलप कर सकता है वो? 0.5 HP। अगर वो 8 से 10 घंटे लगातार काम कर रहा है एक दिन में, तो एक बुलक जो होता है, एक जो हमारा बैल होता है, वो 0.5 HP पावर जनरेट कर सकता है 8 से 10 घंटे में। और अगर हम वन पेयर ऑफ बुलक की बात करें, वन पेयर ऑफ बुलक, तो वो जनरेट कर सकते हैं 1 HP, 8 to 10 आवर्स पर डे। ठीक है, अगर हम सिंगल बैल की बात कर रहे हैं तो 0.5 HP, और अगर हम उस मतलब एक पेयर मतलब दो बुलक की अगर हम बात करें तो वो 1 HP पावर जनरेट कर सकते हैं, अगर वो 8 से 10 घंटे पर डे के हिसाब से अगर वो काम करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एनिमल पावर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल पावर की तरफ।
मैकेनिकल पावर। देखिए, मैकेनिकल पावर का मतलब होता है कि जो पावर मशीन्स के थ्रू मैकेनिकली प्रोड्यूस की जा रही है, मैकेनिकली उसे डेवलप किया जा रहा है या जनरेट किया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर के कौन कौन से सोर्स होते हैं? मैकेनिकल पावर की बात करें तो इसके इसमें ट्रैक्टर, ये एक मैकेनिकल पावर का सोर्स है। ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, ऑयल इंजन्स, ये क्या है? ये मैकेनिकल पावर के सोर्स है। मतलब जो पावर मैकेनिकली प्रोड्यूस की जा रही है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। अब देखिए, मैकेनिकल पावर की अगर बात करें तो इसमें ट्रैक्टर क्या है? ट्रैक्टर एक सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर क्या है? ट्रैक्टर इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन। इसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रैक्टिव मशीन। ट्रैक्टिव मशीन। देखिए, ट्रैक्टर क्या है? एक ट्रैक्टिव मशीन है। ट्रैक्टिव मतलब जो ट्रैक्टिव फोर्स पे वर्क कर रही है, दैट इज ट्रैक्टर। क्योंकि हमारा जो फार्म ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो दो तरीके के फार्म ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम फार्म ऑपरेशंस के बारे में बताएं तो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका ट्रैक्टिव ट्रैक्टिव ऑपरेशन होता है, और सेकंड जो ऑपरेशन होता है वो आपका स्टेशनरी ऑपरेशन होता है। स्टेशनरी ऑपरेशन मतलब ट्रैक्टिव ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशन आएंगे? वो ऑपरेशन जिनके लिए ट्रैक्टिव पावर मतलब ट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत होती है ना? उन्हें बोलेंगे हम ट्रैक्टिव ऑपरेशन। स्टेशनरी ऑपरेशन में वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें हमें किसी ट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत नहीं होती। एक ही जगह पे हमें क्या करना है कि किसी इक्विपमेंट को एक ही जगह पे चलाना है। वो स्टेशनरी फॉर्म में मौजूद है। ट्रैक्टिव में क्या है कि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें जो हमारी मशीन है वो क्या करेगी? वो आपका मोशन करेगी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोशन होना चाहिए। मतलब जैसे हम अगर प्लॉइंग कर रहे हैं, है ना, तो ट्रैक्टिव ऑपरेशन क्या हो गए कि जो ऑपरेशन जिसमें मोशन हो वो ट्रैक्टिव ऑपरेशंस हो जाते हैं। कि मतलब हमारा इम्प्लीमेंट खेत में अगर चल रहा है तो वो ट्रैक्टिव ऑपरेशन मतलब उसमें ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है। स्टेशनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया? जो एक ही जगह पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या है, इंजन का यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी इंजन का यूज कर रहे हैं। तो वो इंजन एक ही जगह पे चल रहा है, मतलब इंजन हमारा स्टेबल है। लेकिन ट्रैक्टिव ऑपरेशन की बात करें, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर अगर किसी इंप्लीमेंट को पुल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो उन ऑपरेशंस को बोल देंगे ट्रैक्टिव ऑपरेशंस। ठीक है। तो ट्रैक्टर हमारा क्या है? एक ट्रैक्टिव मशीन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पावर टिलर्स क्या है? पावर टिलर्स भी एक ट्रैक्टिव मशीन ही है। वो भी ट्रैक्टर की तरीके से ही सिमिलर, उसका भी फंक्शनिंग वही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो पावर टिलर्स होता है वो छोटे इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमारी लैंड होल्डिंग कम है, हमारे मतलब अगर हमें फार्म पावर की रिक्वायरमेंट अगर कम है, हमारे पास उतनी लैंड होल्डिंग नहीं है, तो हम उस कंडीशन में पावर टिलर्स का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ज्यादा एरिया में ऑपरेशंस फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करना है तो हम पावर टिलर्स यूज कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे। तो ये पावर टिलर्स होते हैं, सेम फंक्शनिंग वही होती है। इसका काम भी वही है, ट्रैक्टिव वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए। ऑयल इंजन्स क्या होते हैं? ये अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन क्या हो गया? इंजन कोई भी ऐसा डिवाइस जो थर्मल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंजन्स बोल देते हैं। ऑयल इंजन्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये क्या है? ये ऑयल इंजन की कैटेगरी में आते हैं। और जो जितने भी मैं आपको ये सोर्स बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल पावर के सोर्स हैं सब। ट्रैक्टर, पावर टिलर और ऑयल इंजन। तो ये हमारे क्या हो गए? मैकेनिकल पावर। नेक्स्ट आपकी पावर इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट फार्म ऑपरेशंस, जैसे हमारा हो गया चेफ कटिंग हो गया, चारा काटने की मशीन जो होती है उसे चलाने के लिए, या फिर किसी वाटर पंप को ऑपरेट करने के लिए, है ना?
तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर फार्म ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और ये एक फार्म पावर का सोर्स है। आपकी लास्ट जो पावर है वो है रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल पावर, देखिए रिन्यूएबल पावर की बात करें तो रिन्यूएबल पावर क्या होती है? रिन्यूएबल पावर ऐसी पावर जो रीयूज की जा सके, इनएग्जॉस्टेबल हो। मतलब कोई भी ऐसी पावर जो रीयूज की जा सके और इनएग्जॉस्टेबल हो, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसका बार बार यूज किया जा सके, ठीक है, और इको फ्रेंडली हो, उसी को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल पावर सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम रिन्यूएबल पावर की बात करें तो इसमें सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, बायोमास, बायोमास एंड टाइडल पावर, ये पावर इसमें आती है। सोलर पावर का मतलब क्या हो गया कि सोलर रेडिएशंस को हम हमें कैप्चर करके उसका यूज करना है एज ए सोर्स ऑफ फर्म पावर। तो सोलर पावर के लिए हमें सोलर सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करना है। उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? जैसे सोलर सोलर रेडिएशंस को अगर हमें कैप्चर करना हो तो उसके लिए हम तीन मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें कलेक्टर, एक होता है कलेक्टर, कलेक्टर का यूज किया जाता है। कलेक्टर का काम क्या होता है? सॉरी, इस कलेक्टर का काम होता है सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना। तो ये इसमें दो टाइप के कलेक्टर यूज किए जाते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, फ्लैट फ्लैट प्लेट कलेक्टर। सेकंड, कॉन्सेंट्रेटिक कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर। और लास्ट आपका हो जाता है पीवी सेल। इसी को बोलते हैं फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक सेल। देखिए ये आपके सोलर पावर को कलेक्ट करने के ये डिफरेंट मेथड है। इसमें हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज करते हैं और फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल हर किसी ने देखी होगी, एक सोलर पैनल होता है, उसमें पीवी सेल लगी होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो अब जो लाइट एनर्जी है उसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। मतलब लाइट एनर्जी ऑफ सन, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इसमें एक फैक्ट ये हो जाता है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। तो ये आपकी सोलर पावर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें विंड पावर की, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की विंड मिल्स का यूज किया जाता है ना। जो मतलब जहाँ भी अब होता क्या है कि जहाँ पे विंड स्पीड, मतलब मिनिमम विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर अगर है किसी जगह पे, तो वहां पे हम विंड मिल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो विंड पावर का क्या काम होता है कि जो हमारी विंड एनर्जी है, ये मतलब इसमें विंड मिल का यूज किया जाता है और विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट यूजफुल वर्क में। या तो हम इससे इलेक्ट्रिक जनरेशन भी कर सकते हैं, या इससे हम अदर यूजफुल वर्क में भी मतलब अदर यूजफुल वर्क भी इससे कर सकते हैं। तो विंड पावर, अब विंड पावर हमें एक चीज याद रखनी है कि विंड पावर के लिए हम यूज करते हैं विंड मिल का, विंड मिल। अब विंड मिल ही वो आपका सेटअप है जिसके द्वारा विंड पावर का यूज किया जाता है। अब विंड मिल को हम लेकिन ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जाता है जहां पे आपकी मिनिमम विंड वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर।
अगर हमारी विंड स्पीड इतनी नहीं है तो हम वहां पे विंड मिल को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पावर की बात करें तो जियो थर्मल पावर। जियो थर्मल का मतलब होता है कि वो पावर जो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अर्थ के अंदर गहराई के साथ साथ जब हम डेप्थ के अकॉर्डिंग अंदर जाते हैं तो होता क्या है कि गहराई के साथ अर्थ में प्रेशर और डेंसिटी में उसमें उसका प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज करती है। मतलब अगर हम किसी अर्थ अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में अगर हम जैसे जैसे गहराई में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर गहराई के साथ प्रेशर में बढ़ोतरी हो रही है, दाब में बढ़ोतरी हो रही है, तो साथ साथ उसके टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होगी। तो जियोथर्मल पावर वो पावर है जो जमीन के अंदर मौजूद टेम्परेचर है ना, गहराई के साथ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका यूज किया जाता है एज ए पावर सोर्स की तरह। तो उसी को हम जियोथर्मल पावर कह देते हैं। तो जियोथर्मल पावर की अगर हम अर्थ की बात करें तो गहराई के साथ अर्थ में गहराई के साथ अकॉर्डिंग टू डेप्थ पर किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर हम गहराई में जाएंगे तो पर किलोमीटर हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ में? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरीके से ये जियोथर्मल पावर का हम ये फैक्ट है एक जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से हम जियोथर्मल पावर का यूज करते हैं एज ए फार्म सोर्स। अभी ये रेयर टेक्नोलॉजी है लेकिन ये एक पावर सोर्स है, फार्म पावर सोर्स है। बायोमास, बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास को हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्रॉप रेसिड्यू, मतलब बायोमास का मतलब होता है क्रॉप रेसिड्यू, या हमारा जो भी प्लांट के रेसिड्यूज होते हैं, वेस्ट रेसिड्यूज जो होते हैं उनका यूज हम एज ए बायोमास करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बायोगैस, बायोगैस किससे बनाई जाती है? बायोमास से। और बायोगैस क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो बायोमास, तो बायोमास क्या हो गया? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और ये क्या होते हैं? बायोमास का मतलब होता है कोई भी क्रॉप रेसिड्यू या प्लांट का कोई भी पार्ट, है ना, जिसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं। या अदर डिफरेंट बायो डिफरेंट टाइप की ब्रिक्स बनाई जाती हैं जिनका यूज फर्नेस में किया जाता है, बायो ब्रिक होती है वो। तो ये बायोमास क्या हो गया? हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स हो गया। ठीक है। इसमें आपका जैसे बायोगैस आ गई, ठीक है, बायोगैस किस किस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब किस किस का किस किस से मिलके बायोगैस बनी होती है? बायोगैस में सबसे मेन जो इसमें आपका जो मेन जो इसका वो है कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलके बनी हुई है, वो आपका मीथेन है, CH4। ठीक है, सबसे ज्यादा ये मीथेन से मिलके बनी होती है, CH4। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइडल पावर, टाइडल पावर क्या होती है? टाइडल पावर जो हमारी पावर, मतलब जो समुद्र की जो लहरें उठती हैं, टाइड्स जो उठती उठती है, उनका यूज किया जाता है एज ए पावर सोर्स की तरह, तो उसे हम टाइडल पावर कह देते हैं। ये सब किसके हैं? ये सब रिन्यूएबल पावर के सोर्स हैं, जिसमें ज्यादातर जो फार्म पावर की तरह यूज हो रहे हैं वो सोलर पावर और विंड पावर, इनका यूज प्रेजेंट में एज ए फार्म पावर किया जा रहा है। ये सब चीजें हैं, ये जो तीन जो दिए गए हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। बायोमास का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, बायोगैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका फार्म पावर के सोर्स मैं आपको बता रहा था, सोर्स ऑफ फार्म पावर। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कब की गई? फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो अगर इसकी बात करें तो 1961 में फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर किया गया था। ये आइसर गुड अर्थ द्वारा किया गया था, आइसर गुड अर्थ, इसके द्वारा पहला ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर किया गया था इंडिया में। अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, अगर हम फार्म पावर के स्टेटस की बात करें इंडिया में,
तो प्रेजेंट में अगर हम डेटा की बात करें तो 2020 से 2021 में अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म पावर पर हेक्टेयर कितनी है इंडिया में? 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें कि स्टेटस ऑफ फार्म पावर की बात करें तो 2020-21 के डेटा के अनुसार अभी जो फार्म पावर की जो अवेलेबिलिटी है, फार्म पावर की अवेलेबिलिटी पर हेक्टेयर देखी जाती है, तो पर हेक्टेयर जो फार्म पावर की अवेलेबिलिटी है वो 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर। ये 2021-22 का डेटा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फार्म पावर था आज का टॉपिक। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा